आज 28 मार्च है और मैं कल्पना शास्त्री हूँ। मैं अपनी बातें कुछ आज बताऊँगी और कल भी मैंने कुछ वीडियोस छोटे छोटे बनाए हैं जिसमें कि जो हिंसा होती है या वायलेंस होता है औरतों पर, बच्चों पर या परिवार का जो स्ट्रक्चर है उस पर बात की थी। आज उसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसको मैं एक उदाहरण से बताती हूँ कि अगर किसी औरत पर कोई वायलेंस हुआ है तो वो कई बार दिखता नहीं है, और वो दिखता नहीं है इसका ये कारण है कि वो खुद औरत नहीं बोलती है या समझ नहीं पाती है कि ये उस पर किस तरह का वायलेंस हुआ, या वो व्यक्त करने की स्थिति में नहीं रहती है क्योंकि उसको जो मूल्यांकन करने वाले लोग हैं वो उसी को ख़राब समझेंगे, बुरा कहेंगे, इस तरह की बात रहती है। तो वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को छुपाती रहती है, और ये छुपाना भी एक तरह की कुंठा का निर्माण करता है, या उसमें एक विकृति स्वभावगत आ जाती है। जो कई तरह की विकृतियाँ हो सकती हैं, फियरफुल होना, दिमाग को उतना संतुलित रख करके आदमी तटस्थ रूप से देखता है अपने परिवार की समस्याओं को, वो नहीं देख पाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में जो व्यक्तित्व पर पड़ता है, जो असर पड़ता है औरतों पर, उसके कारण होती हैं। तो ये एक हिंसा का एक रूप ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में वो परावलंबी रहती है। जैसे मुझे याद है, मैं अपने पर से देखती हूँ कि मैं तो बहुत जागरूक लड़की थी, और मैं जब 26-27 साल की उम्र में जब बिहार गई तो मैंने देखा कि हर चीज़ में मैं शुभमूर्ति का या मेरे लाइफ पार्टनर का मुंह देखती थी, चेहरा देखती थी कि भाई वो करेगा। जैसे कहीं जाना है, रिक्शा तय करना है तो शुभमूर्ति ही तय करता था, रिक्शे वाले को पैसा देना है शुभमूर्ति ही तय करता था, या उसको रास्ता बताना है शुभमूर्ति ही बताता था। कोई चीज़ खरीदनी है, यहाँ तक कि कई बार ऐसा हो जाता था कि आप मार्केट भी नहीं जाते हैं, मार्केट का मुँह औरत नहीं देखती है, और वो कुछ खरीद करके दे। ये मैं वर्धा जब वापस आती थी तब मैं अपने बच्चों को ले करके कुछ खरीद करके देती थी, और मुझे बड़ी खुशी होती थी कि ये मैंने ले करके दिया। तो इसका कारण ये नहीं था कि मेरे ऊपर कोई दबाव था कि मैं खरीद नहीं सकती हूँ या मेरे पास पैसा नहीं, मगर अपने आप व्यवस्था ऐसी बनती जाती है कि मैं रास्ता नहीं जानती हूँ, मैं रिक्शा नहीं तय कर सकती हूँ। अगर रिक्शा से जाना है तो रिक्शे वाले को जगह या स्थान बताने का मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो धीरे धीरे औरत जो है अपनी सामाजिक स्थिति और सब चीज़ के प्रति एक अलूफ होती जाती है, और वो इतनी गुथ जाती है अपने ही बच्चे के पालन पोषण या पारिवारिक मामलों में कि फिर वो देश समाज का तो ख्याल ही क्या, देश में कुछ चल रहा है। मुझे याद है कि मैं उन दिनों में इतनी अलूफ हो गई थी कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलता था। एक बार मुझे ध्यान में आया कि अरे ये तो मैं बहुत कट रही हूँ, अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों की जानकारी मुझे नहीं है जो मैं टीवी पर ले रही हूँ। ये 93-94 की बात। और तब मैंने पूछना शुरू किया कि इसका बेस हमको बताओ, अगर इंडोनेशिया में ऐसा हुआ है तो ये केवल मुझे जानकारी हुई है, पर इसका बेस क्या है इस समस्या का। इस तरह से मैंने पूछना शुरू किया। तो मैं जागरूक थी इसलिए मैं ये चीज़ पूछ पाई। शुभमूर्ति से मैंने पूछ करके छोटी छोटी चीज़ों में स्वावलंबन सीखा। मगर ऐसी कितनी ही महिलाएं हैं जिन लोगों ने कभी स्वावलंबन के बारे में सोचा ही नहीं और स्वावलंबन सीखा ही नहीं, उसकी ज़रूरत उनको नहीं लगी, और अगर ज़रूरत लगी भी तो समाज व्यवस्था वैसी नहीं थी। कई औरतों को वो बोलती हैं कि अगर हम ड्राइवर को बोलें तो ड्राइवर मेरी सुनेगा कि नहीं, मेरी व्हीकल है पर सामने ड्राइवर अगर बैठा है तो वो मेरी सुनेगा या मेरे पति की सुनेगा। तो मुझे भी पहले अपने पति को बोल देना पड़ता है और तब पति उस ड्राइवर को बताता है। या घर में नौकरों की स्थिति भी ऐसी ही रहती है कि नौकर भी पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के उपज हैं, तो वो लोग भी ज़्यादा कीमत किसको देते हैं, औरत को नहीं पुरुष को देते हैं। अगर वो निर्णयात्मक बोले तो चल सकता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह की चीज़। वो गुस्साए तो वो उनको मंजूर है, अगर औरत गुस्साए तो वो कई बार मंजूर नहीं भी होता है क्योंकि उनके अहंकार को धक्का लगता है। तो इस तरह के एक परावलंबन की भूमिका में औरत आ जाती है, और ये बहुत ही बड़ा वायलेंस औरतों पर रहता है। दूसरा मुझे ये लगता है कि औरत को एक नेगेटिव वे में उनके चरित्र के प्रति उनका आकलन करना। मैं अपना खुद का उदाहरण बताती हूँ जो कि मैंने शायद
आज तक किसी को नहीं बताया होगा, घर के लोगों के अलावा मैंने किसी को नहीं कहा होगा कि ये उस समय की बात है जब मैं बिहार शिवमूर्ति से मिलने के लिए आई और मेरा बच्चा भी नहीं हुआ था। मैं उस समय 26 साल की थी और मैं जब नागपुर से निकली तो मैंने जब तय किया था कि शिवमूर्ति की मीटिंग में मैं पटना में मिलूँगी उससे, तो मैं नागपुर से निकली। उस समय मेरे पिताजी ने मेरे साथ एक हॉस्पिटल का एक आदमी साथ कर दिया था कि नागपुर में तुम इसको जगह ट्रेन में बैठा देना। अब मैंने तय कर लिया था कि शिवमूर्ति से मिलने अगर उसको समय नहीं है तो मैं उससे पटना में जाकर मिलूँगी। तो वो उस समय राष्ट्रीय संयोजक था। मैं नागपुर में तो ट्रेन में चढ़ गई और उसके बाद जो है टाटानगर में उतरी। मैं बिल्कुल अकेली थी और टाटानगर में उतरने के बाद जब मैंने ट्रेन के लिए समस्तीपुर जाने के लिए जब टिकट के लिए खोजबीन की तो मैंने लाइन में मैं खड़ी थी तो मैंने देखा कि एक लड़का मेरे पीछे ही था जिसका नाम डॉक्टर जगदीश मुड़ी था। वो रांची में उन दिनों में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। तो बातचीत में पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वो तो महाराष्ट्र से ही था। मैं मराठी में उससे बात करते हुए मैंने अपनी जो असुरक्षा की भावना मेरी थी उससे बात करते हुए प्रवास मैंने पूरा किया। टाटानगर से पटना, समस्तीपुर नहीं पटना में आई। पटना में जब मैं आई तो मैंने उससे कहा कि मिलने के लिए शिवमूर्ति से मिलने के लिए आना और मैं शिवमूर्ति की बहन के यहाँ चली गई। तो महेंद्रू घाट में कोई उनका घर था, घर गई और उसके बाद मैंने 4 बजे 5 बजे जब उस लड़के को बुलाया था, शिवमूर्ति को भी बुलाया और वो ऑफिस से आने वाला था 5 बजे और वो लड़का भी आया। हम लोग बात करते हुए शिवमूर्ति के बड़ी बहन के यहाँ बैठे ही थे कि कविता दीदी जो उनकी बहन हैं उन्होंने हमको बोलना शुरू किया सीधे आकर के कि ये तुम ही को क्यों इस तरह से, क्योंकि उसके पहले मेरे पैर में चोट लगी थी। किसी लड़के ने मुझे सेवाग्राम में धक्का दिया था और मैं साइकिल से एकांत में आ रही थी तो बस उसके कारण मेरा जो फ्रैक्चर हुआ था तो उसका उन्होंने यहाँ जिक्र शुरू किया कि तुमको ही क्यों गिराता है लोग और इसलिए तुम चरित्रहीन हो। ये उनका एक ये था और ये चीज़ वो किनके सामने बोल रही थी, उस लड़के के सामने। तो ये चीज़ मुझे इतनी आश्चर्यजनक लगी और मैं इससे इतनी तकलीफ़ में आ गई कि मैंने सीधे ये निर्णय लिया कि मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, इनके यहाँ नहीं रहूँगी, बल्कि मैं शिवमूर्ति के साथ ऑफिस में रहूँगी। और मैंने निर्णय लेकर के अपना सामान बांधा और सीधे उनको कहा कि शिवमूर्ति को कहा कि मैं जा रही हूँ।